हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बिजनेस एनवायरनमेंट पे होने वाला है, जहां हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके एमसीक्यूज हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछता है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट क्लास भी बिजनेस एनवायरनमेंट पे होगी, जहां नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ बेसिकली आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ अपडेट्स, टेस्ट सीरीज़ की अपडेट्स मिल जाएंगी। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट्स इसमें आपको लर्न करने हैं, जो कि एमसीक्यूज के साथ साथ लर्न हो जाएंगे। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है, डायनामिक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, बट क्या कॉन्टिन्यूअस होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी कॉन्टिन्यूसली सेम नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मोस्ट एडवांटेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो क्या है, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। किसी भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री? इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, more demanding market customers, market orientations, change in agricultural prices। अब देखो कह रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी का जो भी चेंजेस होता है, किस पे? बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे। बहुत सारी ऐसी नई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है मार्केट में, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा? चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल प्राइजेस में चेंज हो भी रहा है तो ये कोई पॉलिसी चेंज नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, dash refers to negative and unfavorable external factors that are likely to create hurdles for a firm. Threats. Which of the following are the dimensions of the business environment? Economic and social है, technological and economic भी है, legal social भी है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, की ये सारे ही डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन मीन्स, सिंपली लिबरलाइजेशन मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, उनमें थोड़ा लिबरल होना। क्लियर। ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेटिंग अमंग इकोनॉमीज, एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड रिडक्शन ऑफ बैरियर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स भी होगा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी होगा। बट रिडक्शन ऑफ बैरियर को रिड्यूस करना, ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री? इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, येस। नीड फॉर चेंज, येस। डिमांडिंग कस्टमर। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। The dash environment refers to the factors that affect consumers' purchasing power. Economic, political, cultural, none of these. But obvious economic मतलब simply ये वेल्थ से रिलेटेड होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, what are the important external factors that constitute the economic environment of business? Economic condition, economic policy, economic system, all of the above। ये सारे क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, येस। मार्केटिंग, कॉम्पिटिटर्स। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक आर पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन? वॉलंटरी एसोसिएशन, कॉमन गोल, इंटरमीडियरी। ये तीनों तो है, बट इंडिविजुअल एक्शंस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, employees join unions to fulfill their dash needs. Social needs, yes. Esteem needs, yes. Economic needs.
हर तरह की नीड्स पूरी करने के लिए वो बेसिकली ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, what should be the minimum number of persons required to register a trade union? 7. Total quality management, that is TQM, focuses on employees, yes, customer, yes. Basically overall quality की बात होती है यहाँ पे, तो correct answer होगा C, both A and B. Next, which of the following is responsible for quality objective? No doubt quality maintain करने का responsibility किसका है? Top level management का. Next, economic survey in India is published by the RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री. नो डाउट फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. नेक्स्ट, if we deduct grants to states for the creation of capital assets from revenue deficit, we arrive at primary deficit, no. Net fiscal deficit, no. Budgetary deficit, no. Effective revenue deficit. Next, which one of the following is the largest item of expenditure of the government of India or revenue account? Defense, सब्सिडीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट. नो डाउट इंटरेस्ट पेमेंट जो सबसे लार्जेस्ट आइटम है एक्सपेंडिचर का, खर्चे का गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन सा है? इंटरेस्ट पेमेंट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट इन गवर्नमेंट बजट? कैपिटल रिसीट की बात कराएं, इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक. जो पब्लिक से वो बोरोइंग करते हैं वो कैपिटल रिसीट है. कैपिटल रिसीट मतलब जो लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट में जाती है. नेक्स्ट, इक्वालिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉड थ्रू प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज. अब फिस्कल डेफिसिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर. इसमें से हम माइनस करते हैं रेवेन्यू रिसीट प्लस जो भी रिसीट होता है डिस इन्वेस्टमेंट से प्लस जो भी रिकवरी हो रही है लोन से. तो ये हमारा आता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि फर्स्ट में, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, which of the following is not a component of revenue receipts of the union government? ऑप्शन देखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट रेवेन्यू रिसीट है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट भी है, बट डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, एवरी ईयर द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय. इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. नेक्स्ट, amalgamation and rapid unification between countries can be identified as globalization, liberalization, socialization and privatization. बेसिकली amalgamation and rapid unification की बात कर रहा है, तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट, globalization has improved in the living structure of all the people, workers in developing countries, people in developed countries, none of the above. करेक्ट आंसर होगा बी, workers in developing countries. Next, which Indian industries have been hit by globalization? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टॉय मेकिंग. Which organizations is trained on the liberalization of foreign investment and foreign trade? WTO. That is correct answer होगा सी. Next, tax on imports can be treated as collateral, trade barriers, foreign trade, terms of trade. Trade barriers. बेसिकली इम्पोर्ट्स पे जो भी टैक्स लगते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, वो क्या है? कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को, बाइंग एंड सेलिंग को वो रोक रहा है. मतलब अदर कंट्रीज़ के साथ जो हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है. नेक्स्ट, द मेन रीजन बिहाइंड MNC's इन्वेस्टमेंट्स आर टू बेनिफिट फॉरेन कंट्रीज, नो. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्रीज गवर्नमेंट, नो. फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, नो. टू इंक्रीज द असेट्स एंड अर्न प्रॉफिट्स. करेक्ट आंसर होगा डी. Next, which institute supports investments in foreign trade in India? Again foreign trade की बात कर रहा है, WTO. that is correct answer होगा B. Next, when did the government remove the barriers for investment in India? 1991. correct answer होगा B.
Next, in which of the following basic categories can business environment be divided? Local regional, regional national, internal external. बिजनेस एनवायरनमेंट को बेसिकली इसी तरीके से डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट, डैश इज अ स्टेटमेंट विच डिराइव्स द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ सोसाइटी. गोल्स, मिशन, ऑब्जेक्टिव, सक्सेस. करेक्ट आंसर होगा मिशन. नेक्स्ट, इन्वायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस के कंट्रोल में हो वो इंटरनल, जो ना हो वो एक्सटर्नल. माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बेसिकली माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. नेक्स्ट, और मैक्रो इन्वायरमेंट को बेसिकली कहते हैं जर्नल इन्वायरमेंट, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर. अब प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 मार्च 1950. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, the first plan was started on 1951. Next, planning commission was scrapped on, planning commission scrapped हुआ था 2014 में. देखो, प्लानिंग कमीशन बनने की बात करें तो ये बना था 15 मार्च 1950 में, ऊपर डिस्कस किया, और ख़त्म हुआ था, दैट इज़ डिसॉल्व हुआ था 13 अगस्त 2014 को. अब इसकी जगह जो नई एजेंसी आई वो थी नीति आयोग. क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी 2014. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज अनाउंस्ड इन 15 अगस्त 2014. ये अनाउंसमेंट की बात हुई, एस्टैब्लिशमेंट की नहीं. और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग. डेवलपमेंट प्लानिंग है, इंडिकेटिव भी है, डेमोक्रेटिक भी है, बट सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है. ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, who appoints a vice chairman of Niti Aayog? The Prime Minister. Number of part-time members in Niti Aayog is, ये maximum 2 हो सकते, तो correct answer होगा C, not exceeding 2. Next, the concept of participatory development was introduced in 1970s. Next, engagement of local people in development project refers to participatory development. Next, the entire process of participatory development can be completed in basically 4 stages में complete होता है, तो correct answer होगा A. Next, the form of participation where the primary stakeholders participate in the discussion and analysis of predetermined objectives is called empowerment participation, participation by collaboration, participation by consultation, passive participation. Correct answer होगा B, participation by collaboration. The father of Indian planning is M. Vishveshvarya. A rolling plan refers to a plan which does not change its target every year, changes its allocation every year, changes its allocation and target every year. नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हम बात कर रहे हैं रूलिंग प्लान की. नेक्स्ट, who amongst the following is the longest serving member of Tripura State Planning Board? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, श्री M.L. देवनाथ. What is the full form of GST? Goods and Services Tax. In India, the GST is based on the dual model GST adopted in Canada. Next, GST is a consumption of goods and service tax based on destination. Next, taxes that are levied on any intra-state purchases are. इंट्रा में 2 लगता है, CGST एंड SGST, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट सेट रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर इज कॉल्ड फ्री ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, अनफेवरेबल ट्रेड. नो डाउट अगर बैरियर्स या रुकावट को कम करें तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री ट्रेड. नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन एम्स एट
लिबरलाइजेशन का मेन जो पर्पस है वो क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना। प्राइस रिजिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्राइस रिजिडिटी कहाँ होती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया, स्ट्रक्चरल, सीजनल, disguise, all of the above? If a person is ready to work at the prevailing wage rate in the market but he is unable to find the work, then what type of unemployment would it be called? अगर वो जॉब करना चाहता है और जॉब नहीं मिल रही तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो जानबूझ करके खाली नहीं बैठा है, एक्चुअली में उसके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है। In which type of unemployment do the marginal productivity of the workers is zero? Disguised unemployment, ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। What type of unemployment is found in developed countries? Voluntary unemployment, क्योंकि वहाँ लोग जानबूझ करके खाली बैठे होते हैं, जॉब अवेलेबल होती है फिर भी जॉब नहीं करते। What is money laundering? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ मनी के सोर्स को, कि किस सोर्स से हमने मनी अर्न किया है, उसको छुपाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द सोर्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, व्हाट आर हवाला ट्रांजेक्शन्स? अब हवाला ट्रांजेक्शन्स मतलब आप मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हो बट एक्चुअली में वो मूव नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन होगा ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट एक्चुअली मूविंग इट। नेक्स्ट, अमैलगमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज कैन बी आइडेंटिफाइड एज ग्लोबलाइजेशन, ये भी ऊपर डिस्कस किया था। ग्लोबलाइजेशन has improved in the living structure of all the people workers in developing countries. ग्लोबलाइजेशन बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज आर टर्म्ड एज, जो भी इन्वेस्टमेंट एमएनसीज करती है उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इंक्लूड्स टैंजिबल गुड्स ओनली। द डिस्प्यूट्स ऑफ एफडीआई आर ओवर कंसर्न, इंटरेस्ट, रिगार्ड, हॉबी। एफडीआई में बेसिकली डिस्प्यूट किस पे है, इंटरेस्ट पे। Next, what is GDR? That is Global Depository Receipt. It is a receipt issued by multinational banks? No. It is a receipt issued by stock exchange? No. It is a receipt issued by an overseas bank in lieu of shares of a domestic company. Correct answer होगा C. Next, what is FEMA? FEMA का full form basically क्या है, Foreign Exchange Management Act, जो कि option C में दिया है। Which of the following is mainly responsible for the causes of water pollution? Afforestation, oil refineries, paper factories? Both B and C. Next, air pollution causes global warming, respiratory problems. Reducing the amount of future climate change is called mitigation. Next, climate represents the long-term average weather and its statistical variation for given reason. Weather averaged over a year, it is a measure of variations in the amount of precipitation, none of the above. Correct answer होगा A. Next, this process is functional in removing carbon dioxide from the atmosphere. Photosynthesis. Next, which of the following is not a major greenhouse gas? Ozone layer. Next, which of the following is not an objective of export promotion capital goods scheme? Promote import of capital goods to enhance export, promote exports from India, reduce custom duty collection from manufacturers. Basically ये कोई objective नहीं है export promotion capital goods scheme का। Next, which one of the following continents accounts for the maximum share in exports from India? Asia. Which among the following products is usually not exported from India? Pulses. Next, India has witnessed a number of acute problems immediately prior to the implementation of economic reforms in the early 1990s. Among the following, which one was severe and unmanageable? Industrial backwardness, balance of payment crisis, backwardness of agriculture, shortage of food grains. Industrial backwardness. Next, during 21-22, which of the following items under manufacturing goods sector had the highest share in India's exports? Engineering goods. Next, what is the main purpose of Export Import Act? नो डाउट इनका मेन फोकस क्या होता है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर पाए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स इम्पोर्टेड बाय इंडिया। अब देखो इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो इसमें पेट्रोलियम है,
फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं क्योंकि इम्पोर्ट पूछ रहा है, फिर केमिकल है, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है और लास्ट में एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर रीजन फॉर इंडियाज रीसेंट स्लगिश एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस? स्लो डाउन इन डिमांड फ्रॉम some major importers है the appreciation of US dollars, labor laws in India, high cost of power in India। ये तीनों ही रीज़न हैं स्लगिश एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड इंक्लूड रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंक्रीजेज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एडवांसेज इन टेक्निकल मेथड। करेक्ट आंसर होगा डी। कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ द गैट और WTO, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर डू नॉट इंक्लूड टू बी सेफ्टी चूज प्रेजेंटेड इन्फॉर्म्ड प्रेजेंटेड। When the seller manipulates a price, it is known as restricted trade practices. Next, the Consumer Protection Act 1986 extends to, correct answer होगा B, the whole of India except Jammu and Kashmir. Next, in case of death of a consumer who can prefer complaint under section 2 subsection 1 clause B of the Protection of Consumer Protection Act 1986 is legal here or representative? No doubt, अगर किसी पर्सन की डेथ हो रही तो उसके बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? इज लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी मीन्स अ लैबोरेटरी और ऑर्गेनाइजेशन recognized by the CG, recognized by SG, financed or aided by the CG और SG। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों ही होगा क्योंकि तीनों ही एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी मानी जाती है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज M ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्सन में कौन कौन आता है? फर्म भी आता है, HUF भी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आता है और बाकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे एंड क्योंकि ये कम्प्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है तो इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में भी हम और 100 MCQs रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे एंड इन 200 MCQs से ना आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस की कवरेज हो जाएगी जो कि MCOM एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। अब होपफुली किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कहीं कोई डाउट हो, किसी आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।